हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग दूसरा लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पीहू ने आगे आकर कहा, ये क्या बात हुई? ये शादी चिराग ठाकुर से होने की बात हुई थी, बिना बताए दूल्हा बदलना, ये तो गलत है ना? उसने जैसे तैसे डरते हुए कहा। वही पीहू की आवाज़ जैसे ही उस हॉल में गूंजी, सबकी नज़रें उसके ऊपर थमसी गई। बलराज ठाकुर अपने गुस्से को दबाते हुए बोले, ठाकुर खानदान में रिश्ता हुआ है, इस बात की खुशी मनाओ। अब छोटे से हो या फिर बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतने गुस्से वाली आवाज़ सुन पीहू डर गई। वही धृति जो अपने दोस्तों को अपने लिए बोलता देख अभी खुशी हुई थी कि बलराज ठाकुर के इस बात से उसके दिल पर खंजर भोंक दिया। क्या सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? सब चुप हो गए, किसी को कुछ ना कहता देख बलराज ठाकुर ने आगे कहा, अब चलो, बहुत समय हो गया है। ठाकुर हवेली के लिए हमें निकलना चाहिए। उसकी बात सुन सबने अपना सिर हाँ में हिलाया। बलराज ठाकुर हॉल से निकले और अपनी कार की तरफ बढ़ गए, क्योंकि आगे फैमिली ड्रामा देखने का उन्हें कोई शौक नहीं था। वहीं उनके जाते ही पीहू जल्दी से कृति के पास आई और उसके गले से लग गई। उसने कृति के कान में धीरे से कहा, आई एम सॉरी कृति, मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाई। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और अपना ख्याल रखना। कृति कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसने अपना सर हाँ में लाया। अपनी आखिरी बार अब उसने अपने मम्मी पापा को देखा, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे। वहीं सीमा जी, जो मालती जी को कार तक पहुंचाने गई थी, वो तुरंत अंदर आते हुए बोली, चलो बेटा, हम सबको अब निकलना है। अक्षरा ने अपना सर हिलाया और धीरे से कृति की तरफ देखा, जो अपने मम्मी पापा को ही देख रही थी। उनका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उनके इमोशन को राज अच्छे से समझ सकता था। अक्षराज ने पूजा जी को घूरा और वो जल्दी से कृति के पास आ गए। उन्होंने उन्हें गले से लगाया और उसके कान में धीरे से कहा, कृति, हमको तुम्हारी एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझी तुम? शादी भले ही किसी से भी हुई है, लेकिन तुमको ये शादी अच्छे से निभानी है। इतना बस हमारे लिए कर दो। हम पर से तुम्हारे पालने का कर्ज मिटाने का एक यही रास्ता है तुम्हारे पास। कृति, जो बस अपनी मम्मी के गले लगने से ही खुश हो चुकी थी, अगले ही पल वो अपनी मम्मी के इतने कठोर शब्द को सुनकर उसका दिल धक से रह गया। मैरिज हॉल से ठाकुर हवेली कुछ 2 घंटे की दूरी पर थी। बलराज ठाकुर, सीमा ठाकुर और मालती ठाकुर तीनों एक गाड़ी में आगे आगे जा रहे थे। वहीं कृति और अक्षराज अलग गाड़ी में एक साथ आ रहे थे। अक्षराज अपने बगल में बैठी हुई कृति को ही एकटक देखता है, जिसका चेहरा अभी भी घूंघट में छुपा हुआ था। उसकी नज़र कृति के हाथों पर लगी मेहंदी पर गई, जिसका रंग निखर कर बाहर आ रहा था। ये देख अक्षराज के होठों के कोने अपने आप मुड़ गए। वही कृति अपनी घबराहट छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ठाकुर खानदान के बारे में उसने जितना सुना था वो काफ़ी था उसके मन में डर पैदा करने के लिए। ऊपर से अब उसकी शादी चिराग ठाकुर से न होकर अक्षराज ठाकुर से हो गई, जिसका 1% भी गुस्सा काफ़ी था उसकी जान लेने के लिए। ये सब सोचते हुए कृति को बेगूसराय की गर्मी में भी पसीने आ रहे थे। ऊपर से घूंघट में छुपे होने के कारण उसे अपना चेहरा जलता हुआ सा महसूस हो रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, एसी ऑन करने के लिए अलग से बोलना पड़ेगा क्या तुमको? कृति ने जैसे ही अपने पास से इतनी तेज आवाज़ को सुना, उसके दिल की धड़कनें अपने आप ही तेज हो गई। वहीं ड्राइवर जो कार चला रहा था, अक्षराज की आवाज़ सुनते ही वो डर से कांप गया। उसने जल्दी से एसी ऑन किया और बोला, माफ़ कीजिएगा बड़े ठाकुर। एसी की ठंडी हवा ने जैसे ही कृति के चेहरे को हिट किया, उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठी खोल दी और आराम से बैठ गए। उसका मन तो रोने का कर रहा था, लेकिन अब ये शादी हो चुकी थी तो रोने से ये बात बदलने वाली नहीं थी। और क्या पता उसका रोना सुन अक्षराज को कहीं गुस्सा आ न जाए। वह अक्षराज को गुस्सा दिलाने की सोच भी नहीं सकती थी। कृति ने अपने मन में चल रहे ख्यालों को लगाम लगाया है,
जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि गाड़ी रुक चुकी है, अभी वो कुछ और सोचती कि उसके सामने का गेट खुला और एक हाथ उसके सामने आया। कृति की नज़र जैसे ही उस हाथ पर गई, उसने देखा कि एक किसी और का नहीं बल्कि ये अक्षराज का हाथ है। उसमें एक कलावा के साथ एक ब्रांडेड घड़ी पहनी थी जिसकी कीमत हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। अक्षराज, जिसने अपने हाथ पिछले आधे मिनट से धृति के सामने रखा था, उसे यूँ ख्यालों में डूबा देख उसने धीरे से कहा, हम लोग अब हवेली पहुंच चुके हैं, तो अंदर चले। उसके ये कहते ही कृति ने जल्दी से अपने हाथ को अक्षराज के हाथों पर रख दिया। उसे डर लग रहा था कहीं उसने अक्षराज को गुस्सा तो नहीं दिला दिया। जैसे ही अक्षराज ने अपने हाथों में कृति के कोमल और छोटे हाथों को महसूस किया, उसकी सांसें अपने आप बढ़ने लगी। उसकी नज़र कृति के घूंघट पर टिक गई, मानो वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन है ये लड़की जिसके बस छूने भर से उसका ये हाल है। अक्षराज ठाकुर ने आज तक एक भी लड़की को अपने आसपास फटकने तक नहीं दिया। जिसने यह सोच ही लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करेगा, उसे आज एक टच से इतना अपना सा क्यों लग रहा है। शायद ये लड़की वही है। अब वो उसकी बीवी है, उसका इकलौता परिवार जिसे वो अपना कह सकता है। अभी कृति अपने भारी लहंगे को संभाल कर कार से निकल पाती कि उसे अक्षराज ने उसे एक झटके में अपने पास खींच लिया। अगले ही पल कृति अक्षराज की बाहों में थी। अक्षराज के हाथ उसकी कमर पर थे और धृति ने उसके बाइसेप्स को जोर से पकड़ा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अगर उनके बीच घूंघट नहीं होता तो वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डूब चुके होते। जैसे ही दोनों ने एहसास किया कि दोनों कितने पास हैं, दोनों एक दूसरे से झट से अलग हुए और अगले ही पल दोनों ने एक साथ कहा, माफ़ कीजिएगा। अक्षराज ने कहा और धृति ने सॉरी कहा। एक दूसरे की इस हरकत पर दोनों के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी जो दोनों ही महसूस कर सकते थे। ठाकुर हवेली के बड़े गेट पर अक्षराज और धृति खड़े थे। सीमा जी दोनों की आरती कर रही थी। आरती करने के बाद उन्हें कृति से कहा, कलश गिराकर अंदर आओ बहू। कृति ने वैसा ही किया और अंदर आ गई। उसके बाद उसने अपने पैर में आलता रखे और अपने पैरों के छाप छोड़ते हुए ठाकुर हवेली के अंदर आ गई। अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी, सब लोग थक चुके थे। सीमा जी ने आगे की रस्में कल करने का फैसला किया और कृति के साथ ले जाते हुए अक्षराज के कमरे की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए दोनों सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ गए कि तभी सीमा जी ने कृति की तरफ देखते हुए कहा, कृति बेटा, हम जानते हैं कि यह शादी किन हालातों में हुई है। हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब तुम्हें भी ये समझना पड़ेगा कि अब ये शादी हो चुकी है और तुमको इसको निभाना भी पड़ेगा। चिराग की तरफ से हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं, गलती हमारी ही है, हम ये जानते हैं। लेकिन मेरा अक्ष भी बहुत अच्छा इंसान है, थोड़ा गुस्से वाला है पर अंदर से बिल्कुल नर्म है। वो तुम्हें ज़रूर समझेगा। ये कहते हुए सीमा जी चुप हो गई। उन्होंने इतना कह तो दिया था लेकिन सारी बात नहीं बताई थी और ना ही वो बताना चाहती थी। कृति ने अपनी आंसू पर कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा, नहीं आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कृति ने आगे कहा, हम इस शादी को अपना 100% देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। कृति का फैसला सुन सीमा जी के चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी। उन्होंने कृति के सर पर हाथ रखा और कहा, ठाकुर खानदान में तुम्हारा स्वागत है कृति। और आंटी नहीं, माँ बोलो हमको अब से तुम। कुछ ही पलों में सीमा जी कृति को लेकर एक गेट के पास खड़ी थी। उनकी आंखों में हजार इमोशंस से लेकर उन्होंने खुद को संभालते हुए बोला, ये है अक्षराज का कमरा, तुम अंदर जाकर बैठ जाओ, हम उसे भेजते हैं अभी। ये कहकर सीमा जी वहाँ से चली गई। कृति ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। उसने अपने घूंघट को थोड़ा सा उठाया और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस कमरे को भी देखे। उसने सीमा जी को बोल तो दिया था, लेकिन क्या वो सच में ये कर पाएगी? क्या वो सच में ये रिश्ता निभा पाएगी?
ठाकुर हवेली के पीछे वाले ग्राउंड में अकस्मात एक आदमी के सामने खड़ा था। वो आदमी डरते हुए बोला, बड़े ठाकुर, हमने छोटे ठाकुर का पता लगा लिया है, वो वापस से दिल्ली चले गए हैं। अक्षराज ने ये सुन अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, और उसने क्या बोला? यही कि वो अब से बेगूसराय नहीं आएंगे, और अगर उनको किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो ये देश छोड़कर भी चले जाएंगे। वो आदमी आगे कुछ कहता उससे पहले ही अक्षराज ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और उसके ऊपर नज़र रखो। कोई भी बात होगी तो सबसे पहले तुम हमको बोलना, और खबरदार जो इस बारे में हवेली में किसी को भी इस बारे में पता चला। अक्षराज ने उस आदमी को डराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद अक्षराज हवेली के अंदर आ चुका था। उसने हॉल में देखा तो सब सोने जा चुके थे, सिर्फ वहाँ पर उनकी दादी बैठी हुई थी। तो अक्षराज ने कहा, दादी आप सोई नहीं? हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, दादी ने कहा, और हमको तुमसे बात भी करनी थी। मालती जी ने अक्षराज को देखते हुए कहा। अक्षराज ने अपनी नज़र सेकंड फ्लोर पर डाली और फिर कहा, हाँ बोलिए। देखो, हम बात नहीं घुमाएंगे, हम बस यही कहेंगे, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब धृति अब से तुम्हारी बीवी है, समझे तुम? वो तुम्हारी ही रहेगी, तो अपना घर बसाओ और हमको अपने बच्चों के साथ खेलने का मौका दो। मालती जी ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। दादी अक्षराज अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, हाँ दादी, शादी किस सिचुएशन में हुई हो, लेकिन अब तो वो उस शादी को एक चांस देना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो इस बारे में कृति से बात करना चाहता था। वो बिना कृति से बात किए बिना किसी भी फैसले पर नहीं आएगा। उसके बाद कृति का जो फैसला होगा वो उसे मंजूर होगा। अक्षराज को अपने ख्यालों में खोया देख मालती जी ने कहा, अब अपने सपनों से बाहर आ जाओ और जाओ अपने कमरे में, बहुरिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। ये कहते हुए मालती जी अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं उनकी आखिरी लाइन सुन अक्षराज के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने खुद नोटिस नहीं किया इस चीज़ को। धृति ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखा, जिसका रंग बहुत अच्छा खिला था। कहते हैं मेहंदी का रंग जितना ज़्यादा खिलता है उसे उतना ही ज़्यादा प्यार करने वाला पति मिलता है। क्या ये सच है? क्या आप हमको? ये कहते हुए कृति चुप हो गई, क्योंकि उसने अपने हथेली पर लिखे नाम चिराग देखा। चिराग ठाकुर, जो अपनी ही शादी को छोड़कर चला गया था वहाँ से। धृति ने खुद को समझाते हुए कहा, इट्स ओके कृति, अब पुरानी बातें सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने इस शादी को मौका देने का सोचा है, इसलिए अब तुम्हें इस शादी पर फोकस करना चाहिए। अभी वो खुद से बातें कर ही रही थी कि कमरे का गेट एकदम से खुला और कृति की नज़र उस तरफ चली गई। उसे दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो जानती थी कि कौन आया है। उसका पति, ठाकुर खानदान की शान अक्षराज ठाकुर। ये सोचते ही कृति की घबराहट एक बार फिर से शुरू हो गई। अक्षराज, जो अभी कमरे की गेट पर खड़ा था, उसने पीछे मुड़कर कमरे का गेट लॉक कर दिया और वापस धृति की तरफ मुड़ गया। अक्षराज की नज़र बिस्तर पर बैठी धृति पर गई, जिसके साथ आज उसकी शादी हुई थी। धृति का चेहरा घूंघट के नीचे छुपा था, लेकिन फिर भी उसकी घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी। अक्षराज के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। उसने एक नज़र कमरे को देखा जो उसकी सुहागरात के लिए सजा हुआ था। ये देख उसने एक गहरी सांस ली और कृति से कहा, तुम बिस्तर पर सो जाओ और हम यहाँ सोफे पर सो जाएंगे। और ये कहते हुए वो बिना उसकी तरफ देखे वॉशरूम में चला गया। वह उसकी घबराहट को महसूस कर सकता था, और वह यह भी जान रहा था कि ये किस लिए है। वह कृति के साथ फोर्स करना नहीं चाहता था और न ही उसे अनकंफर्टेबल महसूस करवाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। वहीं कृति, जो अब तक अपनी सांसें रोक कर बैठी थी, इस डर से कि कहीं अक्षराज उसके साथ ज़बरदस्ती ना करे, उसकी ये बात सुन वो दो पल के लिए ठिठक सी जाती है। उसके मन में पीहू की कही बातें घूमने लगती है। बड़े ठाकुर को बस बदनाम गलियों की लड़कियां ही खुश कर सकती है।
क्योंकि उनकी बॉडी और उनकी ताकत को बस वही सह सकती है और कोई आम लड़की नहीं। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कहीं वो अपनी बीवी के साथ। यह सोचते हुए फिर ने एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा और न चाहते हुए भी उसकी बुरी आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपना घूंघट उठाया और बिस्तर से खड़ी हो गई। अक्षराज का किसी और के साथ होना वो ये सोच भी नहीं सकती थी। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। वो अभी अक्षराज को अच्छे से जानती भी नहीं थी, लेकिन उसका दिल ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। उसने खुद से कहा, क्या सच में बड़े ठाकुर उन बदनाम गलियों में जाते हैं या फिर ये सब बस अफवाहें हैं? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्यों उन्होंने सोफे पर सोने को बोला हमें? कृति अपने ख्यालों से एक बार फिर से वापस आई और जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खुलते हुए देखा, अक्षराज एक सिंपल कॉटन सफ़ेद कुर्ते में वो कमाल का लग रहा था। उसकी वेल बिल्ड मस्कुलर बॉडी साफ दिखी जा रही थी। कृति की नज़र जैसे ही उसके ऊपर गई, वो दो पल के लिए अपने पल के झपकाना ही भूल गई। उसकी नज़र तो उसके ऊपर से हट भी नहीं रही थी। अक्षराज भी कृति की तपिश खुद के ऊपर महसूस कर पा रहा था। उसने जैसे ही अपनी नज़र कृति को देखने के लिए उठाई, दोनों की नज़र एक दूसरे से जा टकराई। अक्षराज कृति की ब्राउन आइज़ को एक टक देखे जा रहा था। दो पल के लिए वो सच में भूल गया था कि वो कृति को कितनी इंटेंसिटी के साथ देखे जा रहा था। उसका वो गोल सा चेहरा जो कि बेहद सुंदर लग रहा था, उसकी खूबसूरत भूरी आंखें, गोल गोल गाल, चेहरा, रेड चेरी से लिप्स, उसके जिसके ऊपर एक छोटा सा तिल था जो कि चांद के चेहरे पर सितारे का काम कर रहा था। रेड और गोल्डन कलर के लहंगे में वो बिल्कुल किसी परी सी लग रही थी। अक्षराज की नज़र ही नहीं हट रही थी कृति पर से। उसने पहली बार किसी लड़की को इतनी बार नोटिस किया और वो भी उसकी खुद की बीवी को। वहीं कृति ने जैसे ही ये महसूस किया, उसने अपनी आंखें जल्दी से नीचे कर ली और अक्ष भी अपनी आंखें नीचे करते हुए सोफे की तरफ बढ़ गया। सोफे पर बैठते हुए उसने धीरे से कहा, तुम वॉशरूम में चेंज कर सकती हो और अगर तुम्हें दिक्कत हो तो मैं कमरे से बाहर निकल जाता हूँ और तुम यहाँ कमरे में चेंज कर लो, फिर मुझे बुला लेना। अक्ष की बात सुन कृति की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैं वॉशरूम में ही चेंज कर लूँगी। और ये कहते हुए उसने साइड रखी अपनी ट्रॉली बैग से एक सिंपल सी येलो साड़ी निकाली और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन इस बीच उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में अक्षराज ठाकुर वैसा है जैसा उसके बारे में लोग कहते हैं, या फिर कुछ राज है जो सबसे छुपे हुए हैं? वहीं अक्षराज जो सोफे पर बैठा था, उसने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही उसके सामने कृति का चेहरा आ गया। ये महसूस करते ही अक्षराज के होठों के कोने अपने आप ही मुड़ गए। उसने झट से अपनी आंखें खोली और खुद से कहा, हमको आज ही ये बात क्लियर करनी होगी तुमसे कृति। क्या तुम इस शादी को एक चांस देना चाहती हो या फिर नहीं? करीब 10 मिनट बाद कृति वॉशरूम से बाहर आई। उसकी नज़र सीधे सोफे पर सो रहे अक्षराज के ऊपर जाती है। क्या ये सो गए? कृति ने धीरे से बुदबुदाया और फिर बिस्तर की तरफ बढ़ गई। कमरे की लाइट पहले से ही डिम हुई थी, लेकिन टेबल लैंप जल रही थी जिससे हल्की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर पाती उससे पहले ही उसके कानों में अक्षराज की आवाज़ आई और उसकी बंद हो रही आंखें एक बार फिर से खुल गई। क्या तुम सो गई कृति? जी नहीं, कृति ने जल्दी से कहा, वो हमको तुमसे कुछ पूछना था। अक्षराज ने अपनी पोजीशन बिना बदलते हुए कहा। इस धृति एक पल के लिए सोचने लगी, कहीं ये हमको सुहागरात मनाने के लिए तो नहीं पूछ रहे ना? अभी वो अपने ख्यालों में ही थी कि अक्षराज ने इस बार थोड़े जोर से कहा, धृति ने जल्दी से कहा, जी हाँ बोलिए। अक्षराज ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुमको ये शादी निभानी है या? ये कहते हुए अक्षराज चुप हो गया। वो आगे की बात बोल भी नहीं पा रहा था। उसने लाइफ में पहली बार ये हुआ कि किसी का एक डिसीजन उसके लिए इतना मायने रख रहा था।
तुमको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम कल ही सबसे बात कर लेंगे, कोई भी तुमको कुछ नहीं बोलेगा। वहीं कृति ने जैसे ही उसके सवाल को सुना वो एक पल के लिए चुप हो गई। आखिर अक्षराज ने यह उसके लिए आसान कर दिया था, उसे भी तो अक्षराज से इसी बारे में बात करना था। जैसे ही उसने अक्षराज की आगे की लाइन सुनी तो उसका दिल धक से रह गया। हाँ, वो एक मॉडर्न लड़की थी, उसने हमेशा इन सब चीज़ों से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को अहमियत दी थी, लेकिन वो शादी जैसे पवित्र बंधन को भी अच्छे से जानती थी। उसे अपनी मम्मी की भी बात याद आई, साथ ही उसने सीमा जी को भी वादा किया था, वो ऐसे कैसे पीछे हट सकती थी। इन सब चीज़ों से धृति की तरफ से कोई आवाज़ न आता देख अक्षराज के दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने इसे दिखा या नहीं और आगे कहना शुरू किया, तुमको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे की ज़िंदगी तुम बिना किसी डर के बिता सकती हो, हमको ये शादी निभानी है। धृति की एक धीमी सी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। अक्षराज जो अपनी बातें कह ही रहा था, ये सुनते ही वो अपनी जगह रुक सा गया और अगले ही पर अपना सिर घुमाकर सोई हुई धृति को देखा, जो अभी भी अपनी उसी पोजीशन में सोई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुनते ही अक्षराज के होठों के कोनों पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई। शायद ही उसने अपनी ज़िंदगी में एक दिन में इतनी बार मुस्कुराया होगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए धृति से कहा, तुमको हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना फैसला बिना किसी डर के ले सकती हो। फिर अभी वो फिर से अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही धृति ने कहा, नहीं, हम सच में इस शादी को निभाना चाहते हैं। इस बार अक्षराज एकदम से चुप हो गया। धृति ने आज उसे बोलते बोलते 2 बार रोक दिया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो आज वो कहाँ होता, ये सिर्फ अक्षराज ठाकुर को ही पता था, लेकिन ये उसकी बीवी थी जिसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ अक्ष था। अक्षराज ने आगे कुछ नहीं कहा और ना ही धृति ने, दोनों ही के सन्नाटे को महसूस कर सकते थे और कुछ पल ऐसे ही चुप रहने के बाद दोनों ही गहरी नींद में डूब गए। जहाँ धृति को आज किसी के साथ होने की खुशी थी, तो वहीं अक्षराज को आज इस कमरे में अकेले होने का डर नहीं था। अगली सुबह बैंग एक गन चलने की तेज आवाज़ उस पूरे ठाकुर हवेली में गूंज गई। धृति जो कमरे में अभी तक सो रही थी, बंदूक की इतनी तेज आवाज़ सुनते ही वो बिस्तर से नीचे गिर गई। धम से आह! धृति ने अपनी कमर सहलाते हुए इधर उधर देखा और कहा, ये लोगों की सुबह क्या ऐसी होती है। ये कहते हुए वो दोबारा बिस्तर पर बैठी और कमरे में अपनी नज़रें घुमाई। रात में घूंघट होने के कारण उसने अच्छे से रूम को देखा ही नहीं था और फिर अक्षराज के आने के बाद तो लाइट ही डिम हो गई थी, लेकिन अब वो उस कमरे को एक गौर से देख रही थी और वो समझ सकती थी कि अक्षराज को सिंपल सी चीज़ें पसंद है। कमरे का कलर ब्लैक एंड ग्रे था, जो कि धृति को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसने कभी भी ऐसे कलर का कोई रूम कभी देखा ही नहीं था। ये सोचते हुए उसकी नज़र सामने लगे सोफे पर गई, जहाँ कल रात अक्षराज सोया था। सोफे को देख कोई भी ये कह सकता था कि वो सोने के लिए तो बिल्कुल नहीं बना था। ये देखते ही धृति के मन में एक अजीब सी फीलिंग आ गई। उसने अक्षराज को देखा था और उसे कहीं से भी नहीं लगता था कि वो इस छोटे से सोफे में अच्छे से फिक्स हो पाया होगा। पता नहीं कल रात उसे नींद भी आई होगी या नहीं, लेकिन फिर भी अक्षराज पहले उठ गया और पता नहीं कहाँ चला गया। अब तक सो रही है। अभी वो यही सब सोच रही थी कि उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई और समय देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या 8 बज गए? मुझे इतनी देर कैसे हो सकती है? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ? सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे नीचे, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। क्या पता सब मुझसे गुस्सा भी ना हो जाए। धृति अपनी बकवास बंद कर और जाकर फ्रेश हो, ये कहते हुए उसने अपने सर पे एक चपत लगाई और नई साड़ी का बैग निकाली और फ्रेश होने चली गई। नीचे हॉल में मालती जी सुबह की चाय की सुस्की ले रही थी, तभी उनकी नज़र बाहर की तरफ से आ रहे अक्षराज पर गई, जिसके हाथों में गन थी। हमको तो लगा बहुरिया के साथ तुम बेड पर खेल रहे होगे, लेकिन तुम तो गन के साथ खेल रहे हो।
मालती जी ने चाय की कप को टेबल पर रखते हुए कहा, दादी आप सुबह सुबह ही शुरू हो गए, कल ही तो हमारी शादी हुई है। अक्षरा आगे की बात कहते कहते रुक गया। जैसे ही उसकी नज़र मालती जी के चेहरे पर गई, मुस्कुराहट पर गई, वो समझ गया कि उसने अभी क्या ही बोल दिया है। अपनी दादी के सामने अब वो उस चीज़ को लेकर ही बैठ जाएगी। अच्छा, तो एक ही रात में ये हाल है अक्षराज ठाकुर का। अक्षराज ठाकुर के तो आगे क्या क्या ही होगा, ये देखना है। मालती जी ने ये हंसते हुए कहा। अक्षराज समझ चुका था कि अब वो यहाँ नहीं बैठ सकता। उसने एक नज़र हॉल में अपनी नज़रें घुमाकर कहा, हम नहा धोकर आते हैं दादी। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रुकता तो दादी अभी उसके बच्चों तक के नाम सोच रही थी। लेकिन वो अभी भी पीछे से अपने दादी की आवाज़ सुन सकता था। हाँ हाँ जाओ बेटा, अब तुम्हारा दिल तुम्हारे कमरे में ही जाने का करेगा और तुम्हारा मन भी अब वहीं लगेगा। वैसे ये हमारे लिए ही अच्छा है, जितना ज़्यादा तुम कमरे में रहोगे उतनी ही जल्दी हमें खुशखबरी सुनने मिलेगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मालती जी की आखिरी लाइन सुन अक्षराज के कान लाल हो गए। उसने अपना चेहरा जलता हुआ सा महसूस हुआ। क्या सच में अक्षराज ठाकुर शर्मा रहा था? अक्षराज ने अपने कमरे का गेट खोला और अंदर आया। वह अभी वो कमरा लॉक करके एकदम अपने कदम आगे ही बढ़ा था कि उसके कदम एकदम से फ्रीज हो गए। उसकी नज़र सामने खड़ी धृति पर गई, जो कि रेड कलर की बनारसी साड़ी जिसमें गोल्डन जरी वर्क था, साथ ही गले में मंगलसूत्र के साथ गोल्ड नेकलेस, हाथों में सोने के कंगन के साथ लाल लाल चूड़ियाँ और माथे के बीच उसके नाम का सिंदूर। ये देख वो एक पल के लिए अपने पलकें झपकाना ही भूल गया। उसकी सांसें मानो बीच में ही रुक गई थी और उसका दिल ऐसे धड़क रहा था मानो वो अभी बाहर ही आ जाएगा। ऐसे इमोशंस अक्षराज अपनी ज़िंदगी में पहली बार फील कर रहा था। उसे नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन ये जो भी था सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी के लिए था। वहीं धृति ने जैसे ही गेट खुलने की आवाज़ सुनी, उसने जल्दी से अपनी नज़र उस तरफ दौड़ाई। अक्षराज, जिसने अभी तक एक सिंपल कुर्ता और ब्लू जीन्स पहना था, उसे अंदर आता देख धृति चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था अब अक्षराज उसे इतनी देर से उठने के लिए डांटेगा। लेकिन अक्षराज को कुछ ना कहते देख धृति ने अपनी पलकें उठाई और अक्षराज को देखा, जो उसे लगभग भूले ही जा रहा था। धृति ने अपने आप को एक नज़र देखा, कहीं ये साड़ी जो उसकी मम्मी ने हिदायत देकर पहले दिन पहनने को कहा था, वो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गई। जब उसे यकीन हो गया कि वो ठीक लग रही है, उसने धीरे से कहा, ओह सॉरी, हम ना कल से पक्का थोड़ा जल्दी और टाइम से उठ जाएंगे। अक्षराज, जो अब तक धृति में खोया हुआ था, उसने जैसे ही उसकी बात सुनी वो समझ गया कि धृति क्या समझ रही है। उसने अपनी आंखें कमरे की दूसरी तरफ करते हुए, कोई बात नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई है, हम तुमको ही बुलाने आए थे, तुम रेडी हो तो चले? हाँ चलते हैं, हम रेडी है, धृति ने घबराकर अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए कहा। अक्षराज ने एक पल को धृति को देखा, जो अपने होठों को ही बाइट कर रही थी। उसने अपनी आंखें जल्दी से मोड़ते हुए कहा, वो पल्लू। अक्षराज के ये कहते ही कृति को एहसास हुआ कि उसने तो पल्लू लिया ही नहीं था। अगर वो ऐसे नीचे चली जाती तो क्या होता उसके साथ, क्योंकि ठाकुर खानदान अपने नियम और रीति रिवाजों के लिए काफ़ी कठोर है। उसने जल्दी से अपनी साड़ी की साइड को निकालते हुए सिर पर रखा, कहा, थैंक यू, वो मेरा ध्यान नहीं था ना। अक्षराज ने आगे कुछ नहीं कहा और कमरे का गेट खोल दिया। दोनों साथ में हॉल की तरफ बढ़ गए। धृति ने मालती जी के पहले पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मालती जी उसके सर पर अपने हाथ रखते हुए अभी कुछ कहने ही वाली थी कि अक्षराज ने उन्हें घूरते हुए कुछ कहने की कोशिश की, जिसे मालती जी बखूबी समझ रही थी। वो भी आखिर उसकी दादी थी,
उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये सुनते ही धृति के दोनों गाल लाल हो गए। वहीं अक्षराज ने अपनी आंखें मींच ली, क्योंकि दोनों ही इस आशीर्वाद के बारे में बखूबी जानते थे। दादी दोनों के रिएक्शन को देखकर मुस्कुराई और आगे कहा, जाओ बहू, अपनी सास के साथ अपनी पहली रसोई बनाओ। कृति ने अपना सिर हिलाया और एक नौकरानी के साथ किचन की तरफ बढ़ गई। दादी ने जानबूझकर कृति को भेजा था ताकि वह अक्षराज से बात कर सके। अब ऐसे घूरो मत हमको, हमने बस उसे आशीर्वाद दिया है। मालती जी ने अपनी आंख रोल करते हुए अक्षराज से कहा। अक्षराज, जो कि एकटक उन्हें देख रहा था, उसने अपना सर ना में हिलाया और कहा, हम अभी जाते हैं, हमको अभी थोड़ा काम है इलेक्शन का। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना, बहू की पहली रसोई है। मालती जी ने जल्दी से कहा। अक्षराज ने अपना सिर हाँ में हिलाया और मेन गेट की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी उसके कदम मालती जी के सवाल पर अपने आप रुक गए। चिराग का कुछ पता चला क्या अक्ष? हमारा दिल घबरा रहा है। अक्षराज ने 2 पल के लिए कुछ नहीं कहा और ना ही उनकी तरफ मुड़ा और फिर कुछ सोचने के बाद कहा, वो ठीक है, चिंता मत कीजिए, घर वालों का सपोर्ट है उसके पास। और इतना कहते ही वो बिना रुके ठाकुर हवेली से निकल गया। लेकिन मालती जी उनकी इतनी सी बात समझ गई थी कि वो कहना क्या चाहता है। सीमा बहू, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस बीच तुमने उस बेचारी बच्ची की ज़िंदगी के साथ खेला है। मालती जी ने रसोई की तरफ देखते हुए कहा, बड़े ठाकुर, हवेली से बुलावा आया है, दादी आपको खाने पर बुला रही है। एक लड़के ने अक्षराज के पास आते हुए कहा। उसके हाथ में अक्षराज का फ़ोन था और वो हाँफ रहा था मानो वो कितनी दूर से भागकर आया हो। अक्षराज, जिसके हाथों में मुट्ठी में खून लगा था, वो उस केबिन से निकलकर बाहर आया। जो लड़का केबिन के सोफे पर एक आदमी को देख रहा था जिसके चेहरे से खून पानी की तरह बह रहा था, ये कोई आदमी और नहीं बल्कि अपोजिशन पार्टी का सेक्रेटरी जासूस था, जो अक्षराज की जासूसी करने यहाँ आया था। वहीं अक्षराज ने अपने हाथ और मुंह को अच्छे से हैंड वॉश से साफ किया और उस लड़के से कहा, हम जा रहे हैं, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। वो लड़का इतना सुन अपने सिर को हाँ में हिलाया और ये देखते ही अक्षराज ने अपने फ़ोन को लिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज से पहले बड़े ठाकुर को कभी ऐसे एक बार में ठाकुर हवेली खाने पर जाते नहीं देखा मैंने। तो एक लड़के ने दूसरे लड़के की तरफ अक्षराज को जाते हुए देखकर कहा, अरे बड़े ठाकुर, अब पहले वाले बड़े ठाकुर नहीं रहे, अब घर पर ठाकुराइन आ गई है। हवेली जाने के तो अब बहाने चाहिए बड़े ठाकुर को। अब एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा। उसकी बात सुन वो पहला लड़का दोनों को डांटते हुए कहता है, जान प्यारी नहीं है ना तुम दोनों को, तभी ऐसी बातें कर रहे हो तुम दोनों बड़े ठाकुर के बारे में। ये सुन दोनों लड़के चुप हो गए। कृति, यहाँ का काम खत्म हो गया, तुम जाकर ये थाली का भोग भगवान जी को लगा आओ, हम नाश्ता बाहर टेबल पर लगाते हैं। सीमा जी ने भोग की थाली कृति को देते हुए कहा। कृति ने थाली लिया और मंदिर की तरफ चली गई। वहीं सीमा जी एक नौकरानी को कहकर सारा खाना टेबल पर लगवा दी। वहीं बाहर गई तो उसकी नज़र सोफे पर बैठी मालती जी पर गई और उनके बगल में बलराज ठाकुर बैठे थे, जो कि दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। सीमा जी उनके पास गई और अभी कुछ कहती कि उनकी नज़र सामने से आते हुए अक्षराज पर ठहसी गई। उसे आता देख वो चुप हो गए। बलराज ठाकुर ने अक्षराज को देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुमको उस साला को पकड़ लिया तुमने, पता नहीं कब से हमारा जासूसी कर रहा था वो। ले चलना, हमको उसके पास खाल निकाल देंगे उस साले की। ये कहते हुए उनके चेहरे पर कोई गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आपको कोई ज़रूरत नहीं उसकी, हम उसको अच्छे से समझा कर आ रहे हैं और वो हमारी तरफ से ही काम करेगा और उनकी जानकारी हमको ला कर देगा। अक्षराज ने बिना किसी इमोशन के बलराज ठाकुर से कहा। दोनों की बातें सुन मालती जी ने कहा, दिन भर बस यही मार पिटाई करते रहो, बस तुम दोनों जाओ, तुम भी बैठो खाने पर और मेरे पोते को भी बैठकर खाने दो। माँ, तुम समझोगी नहीं हमको कितना काम रहता है। ये कहते हुए बलराज ठाकुर उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। सीमा भी
बरराज ठाकुर के पीछे पीछे कमरे की तरफ चली गई। आया बड़ा काम वाला लगता है, हमने बेगूसराय की कुर्सी पर राज ही नहीं कभी किया है, अब हमको काम सिखाने चला है। मालती जी ने अपनी नाक से फोड़ते हुए कहा। मालती जी ये कह रही थी, लेकिन अक्षराज का ध्यान बिल्कुल भी उनके ऊपर नहीं था। वो अपनी नज़रें पूरे हॉल में ही घुमा रहा था। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से बहुरिया का खाना बन गया, फ्रेश होकर आओ जल्दी से, मालती जी ने अक्षराज से कहा, जो कि कहीं खोया हुआ सा लग रहा था। वहीं अक्षराज ने जैसे ही ये सुना, उसने अपना सिर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। अक्षराज जैसे ही बाथरूम से निकलकर कमरे में आया, उसकी नज़र बेड पर रखे सूटकेस पर पड़ी, जो किसी की नहीं बल्कि उसकी बीवी की थी। ये देख उसकी आंखें छोटी हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रिलैक्स किया और कहा, अक्षराज उसे वक्त नहीं मिला होगा ये सूटकेस खाली करने का, और हमको कुछ अजीब अब नहीं सोचना चाहिए। ये कहते हुए उसकी नज़र मिरर की तरफ गई और अपने बाल वो कौन करने लगा। तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखी कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स और सिंदूर पर गई। ये देख अक्षराज के होठों के कोने मुड़ गए। कल तक सन्नाटा भरा ये कमरा आज चीख चीख कर ये बता रहा था कि उसकी ज़िंदगी में अब अंधेरा नहीं रह गया है। अब उसकी ज़िंदगी में कोई आ चुका है। वो कोई और शख्स नहीं बल्कि उसकी बीवी है, जिससे कल उसकी शादी हुई है, जो धृति अक्षराज ठाकुर है। तो दोस्तों ये कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो ही मैं ये स्टोरी आगे बढ़ाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।